ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टॉक मार्केट जो है ना बहुत विशाल विशाल टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की हैं और कई बार तो इसको जानने में भी 1-2 साल लग जाते हैं, तब आदमी इसको थोड़ा बहुत समझ पाता है कैसे करना। बेसिक चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी, है ना। 15 दिन 20 दिन में आप या थोड़े टाइम में आप समझ सकते हैं बेसिक चीजें क्या, लेकिन ये कैसे काम करता है और ये कैसे क्या चीज होती है, कैसे इसमें से हम खूब अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वो सब चीजों में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपको बेसिक से पहले तो स्टार्ट करना चाहूंगा कि हम इनको कैसे बेसिक चीजों से काम कर सकते हैं। तो मैं लेट मी स्टार्ट विद सम बेसिक थिंग्स ना, कुछ बेसिक आपको बताता हूँ कि जब हम वो वर्ड्स, जब वो शब्द हम यूज करेंगे तो वो हमको समझ में आए कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट और, अभी भी कुछ आ रहे हैं, 1-2 मिनट। ठीक है, देखिए पहले तो आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको ये मालूम होना चाहिए पहले तो कि ये जो जिनकी हम बात करते हैं वो कंपनी कौन सी, 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो आप सब जानते हैं, है ना। थोड़ा सा फास्ट इसको ले लेंगे, आप सब समझते हैं। सोल ट्रेड होता है, एक पार्टनर्स पार्टनरशिप होती है और एक होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये क्या करती है, जो इसकी कैपिटल होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो कैपिटल होती है, ये अपनी कैपिटल को हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कहती है कि भाई जो मेरी कैपिटल है उसको आप अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि कोई भी आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप कंपनी में कर बनाएंगे, उसको आप कंपनी बनाएंगे, उसको आप पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, उसको आप सोल ट्रेड नहीं रखेंगे। इसका रीजन ये है कि जब आप कंपनी रखते हैं तो कंपनी के अंदर आप कितना भी पैसा रेज कर सकते हैं और कितने भी लोग जोड़ सकते हैं। तो कंपनी अपनी कैपिटल को क्या करती है, पार्ट्स में, मान लीजिए ये कंपनी है और उस कंपनी को, थोड़ी देर के लिए मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, और वो 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये कंपनी की कैपिटल है। ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल है और ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 1 लाख रुपए। तो कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल जो 1 लाख रुपए है उसको वो पार्ट्स में बांट देती है, मतलब हिस्सों में बांट देती है। पार्ट्स में बांटने से मतलब है उसके हिस्से कर देगी, छोटे छोटे हिस्से कर देगी। तो उससे क्या होगा कि कंपनी के लिए मार्केट से पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। ठीक है, कंपनी के लिए मार्केट से पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। तो जब आप छोटे छोटे हिस्से ऐसे कर देंगे और 1 लाख रुपए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ 1 2 10 20 लोग नहीं दे सकते, इसके लिए आपको सैकड़ों लोग चाहिए। तो आप क्या करते हो, उस 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है, जिसको मैंने इस बॉक्स में दिखाया है, इसको आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए 1 लाख, और हर टुकड़े का, हर पार्ट का आपने कीमत धर दी, सपोज 10 रुपए धर दी। तो इस ढंग से आप 10-10 रुपए के आपने खूब हिस्से कर दिए। तो आपने कितने कर दिए, आपने 10,000 पार्ट्स बना दिए और हर पार्ट की कीमत 10 रुपए है। तो आपकी जो 1 लाख रुपए है वो आपने 10,000 हिस्सों में बांट दिया, और ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं शेयर, ये कहलाता है शेयर। तो कंपनी ने अपने को 1 लाख रुपए की कैपिटल को शेयर्स में बांट दिया, इसीलिए कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल शेयर्स में बटी हुई है। अब ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि 1 लाख रुपए एक से तो मिलेंगे नहीं, बहुत सारे लोग चाहिए। तो कंपनी जो है ये 1 लाख जो रुपए उसको लेने हैं, और जो 10-10 रुपए के 10,000 शेयर्स हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, ये 10,000 लोगों से ले सकती है। कंपनी 10,000 लोगों के पास जा सकती है और सबसे कह सकती है भाई आप 10-10 रुपए तो सब दे सकते हो, आप 10-10 रुपए हमें दे दो। और आप 10-10 रुपए आप हमें दे दोगे तो ये जो 10-10 रुपए आप दे रहे हो, ये इससे कंपनी के पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो सबसे छोटा छोटा पैसा ले सकती है, तो इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो हमने क्या देखा, शेयर कैपिटल, पहली चीज मैंने आपको कि शेयर कैपिटल जो है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो उसको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए,
उस कैपिटल को वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है और हर टुकड़े की हर पार्ट की एक कीमत रख देती है, हर पार्ट का एक कीमत होती है और वो कीमत सबकी बराबर होती है, 10-10 रुपए। तो 10-10 रुपए है तो कंपनी ने इस हिसाब से 10,000 शेयर्स कर लिए जो 10-10 रुपए के हैं, तो कंपनी ने 1,00,000 रुपए ऐसे इकट्ठा कर लिया। कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना शेयर्स के थ्रू आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं हिस्ट्री के अंदर हमारे हिंदुस्तान में एक बार ऐसा हुआ है कि कंपनीज को, अभी तो देखिए वो अलग बात है, उसको हम कितनी कोई भी बात कह सकते हैं उस बारे में, वो अलग चीज है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1980s की, 1980s 80, 84, 85 के आसपास। ठीक है, उसमें ऐसा था कि उस समय धीरू भाई अंबानी ने एक कंपनी उनको बनानी थी। अभी मुकेश अंबानी के फादर है ना, उन्होंने क्या बहुत मेहनत की है, उनको एक कंपनी बनानी थी जिसका रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस बना थी। तो रिलायंस वाले बैंकों के पास गए कि साहब आप हमें हमारे शेयर्स ले लीजिए, है ना, और हमको पैसा दे दीजिए। बैंकों ने नहीं दिया, मतलब उनको मार्केट से कहीं से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने अपने शेयर्स को कहा कि ठीक है मैं पब्लिक से लूंगा। वो पब्लिक से लिया, उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को कहा कि देखिए अब कंपनी क्या करती है, जैसे मैं धीरूभाई अंबानी के एग्जांपल, वो कहेंगे कि देखिए मैं एक कंपनी बना रहा हूं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काम करेगी, हम ये प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और अब मैं आपको ये शेयर्स देना चाहता हूँ। एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, आप मेरे को 10 रुपए दीजिए और मैं आपको एक शेयर दूँ। वैसे एक शेयर नहीं होता है, नॉर्मली कंपनी जो देती है 100 शेयर, 50 शेयर, 20 शेयर के लॉट में देती है, एक एक शेयर नहीं देती। तो वो कंपनी कह रही है कि मैं आपको 10-10 रुपए के शेयर दे रहा हूँ, आप मेरे को अप्लाई कीजिए और हमसे आप शेयर ले लीजिए। तो लोग कहेंगे ठीक है मैं आपके शेयर्स क्यों लूं? तो वो कहेंगे कि भाई मैं आप हमसे शेयर्स इसलिए लीजिए कि हम ये पैसा इस कंपनी में लगाएंगे, हम ये कंपनी को अच्छे से चलाएंगे, इस कंपनी में खूब प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट होगा वो आप सबको बांटा जाएगा। तो लोग इस उम्मीद पर, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस आशा के साथ शेयर्स में पैसे लगा सकते हैं कि उनका पैसा बढ़ेगा और कंपनी से उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं। लेकिन ऐसा कब लगाते हैं, ये मैंने कहा आपको, धीरूभाई अंबानी ने 1980s के अंदर ऐसा किया। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान की ऐसी पहली कंपनी थी जिसने आई थिंक पता नहीं कितने लाख शेयर होल्डर्स बना रखे थे, कितने लाख शेयर होल्डर्स बना लिए उन्होंने। टीवी में ऐड दिया, सब में ऐड दिया कि आप शेयर की, तो लोगों ने लगाए भी पैसे। तो जो पैसा बड़ी बड़ी बैंक है, बड़े बड़े बिजनेस वाले या बड़े बड़े जो जिनके पास कंपनियां चला रहे, वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने लोगों से एक एक करके लोगों से पैसे इकट्ठा किया। एंड दैट इज हाउ दे कलेक्टेड ह्यूज मनी। एक बार मैं बॉम्बे में गया था, मैं आपको दिखाऊंगा वो सीन, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ढूंढ के निकालूंगा मैं अगली बार। बॉम्बे में एक है कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड, कूपरेज, उसकी स्पेलिंग ऐसे, कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड। ये कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड में जब मैं गया था तो मैं एक मैरिज अटेंड कर रहा था। सपोज यहाँ पे वो मैरिज चल, मैं यहाँ पे मैरिज अटेंड कर, मैरिज। तो मैंने कहा चला इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाया गया, तो मैंने उस ग्राउंड का एक चक्कर लगाया। तो मैंने ये देखा कि जब एक शादी मैं अटेंड कर रहा हूँ, ऐसी इस ग्राउंड में 6-6 शादियां एक साथ हो रही हैं। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो ग्राउंड कितना बड़ा होगा जिसके अंदर 6 शादियां एक साथ हो रही है। ठीक है, वॉट एवर इट इज, ऐसे चक्कर लगा। 87 की बात है, 1987 की। 1987 में धीरूभाई अंबानी को एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने सबने शेयर्स खरीदा, उनकी मीटिंग करनी थी। उस मीटिंग के लिए उन्होंने कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड में मीटिंग की थी, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स कहीं और आ ही नहीं सकते थे। कहाँ उनको बैठाएंगे, कहाँ इकट्ठे होंगे? तो इतने सारे शेयर होल्डर्स, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनीज जो हैं जब लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं तो वो इतना पैसा, इतने सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कि यू माइट नीड
है ना, यू माइट नीड अ बिग ग्राउंड टू असेंबल। तो एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या कहा पता है गवर्नमेंट को, कि देखिए मेरे पास इतने शेयर होल्डर्स, हर शेयर होल्डर के पीछे सपोज अंदाजा मान लीजिए कि 10 लाख शेयर होल्डर्स, उन्होंने कहा 10 लाख शेयर होल्डर्स के पीछे फैमिली है, और हर फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स भी आप मान लीजिए, ठीक है ना, हर फैमिली के पीछे आप वो मान लीजिए एक 4 लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 4 लोग उस फैमिली के अंदर हैं, तो उस 4 के हिसाब से 10 लाख के 40 लाख लोग हो गए। तो मैं 40 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप मेरे को, कंपनी को ये चीज आप ये करके दीजिए, बात मानिए उन्होंने, मतलब ही कुड फोर्स द गवर्नमेंट को उन्होंने फोर्स करने के लिए मजबूर किया कि वो गवर्नमेंट उनकी बात को माने, क्योंकि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा तो उससे सारे शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, सारे शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स अगेंस्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि वो बेसिकली प्रजातंत्र से चलती है, तो उनको उतनी अपने शेयर होल्डर्स को सबको जोड़ने के लिए ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं और लोगों को बहुत इकट्ठा करते हैं, तो आपके पास उतनी ताकत बन जाती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वो ताकत भी बनाई है, ठीक है। तो सर आपने ईयर बताया था, तो कौन सी ईयर की बात है? ये मैं आपको बता रहा हूँ 84, 87, 84 में उन्होंने वो बनाई थी, 82, 84 में कंपनी। और वो जो लोगों से उन्होंने वो पैसा मीटिंग की जो की बात कर रहा हूँ, वो मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ 87 की मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ कि 87 में वो उन्होंने पब्लिक के साथ में मीटिंग की थी ग्राउंड के अंदर इकट्ठे करके। तो ये मैं कंपनी की ताकत बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी कितनी ताकतवर हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि कंपनीज कैसे इशू करती है और इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, जैसे कुछ शब्द आते हैं, वो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए जब कंपनी को मार्केट से पैसा रेस करना होता है ना, रेस करना होता है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है ना। आपने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस लोगों को देती है, लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ के अप्लाई करते हैं। तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, पहली बार, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, IPO, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कब होता है, जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है। IPO मतलब कौन आईपीओ लाती है, ये क्या मतलब हुआ इस चीज का, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी नई बनी है या वो पुरानी कंपनी है लेकिन पहले वो प्राइवेट कंपनी थी। मतलब प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसके शेयर्स कुछ लोगों के पास रहते हैं, अब मार्केट में नहीं मिलते, मैं खरीदना चाहूँ नहीं मिलेंगे। आप जब वो कुछ ही लोगों को आपस में, घर के लोगों को, मिलने जुलने वालों को शेयर देके कंपनी चला लेते हैं, उनके शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं मिलते, ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। वो कुछ लोगों को दिए गए हैं, उनको देना है तो उनको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि मैं हटना चाहता हूं, तो मैनेजमेंट जिसको देना चाहेगी उसको देगी, आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है, मतलब वो मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, या कोई पार्टनरशिप है वो पब्लिक कंपनी बनता है, तो वो, या कोई नई कंपनी है तो वो आईपीओ लेके आती है। तो आईपीओ लाने का मतलब ये हुआ कि आप शेयर्स को पहली बार इशू कर रहे हैं। यस यस, हर्षित ये भी कह सकते हैं कि ओनली प्रोमोटर्स कैन हैव, प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं, प्रोमोटर्स के मिलने जुलने वाले लोग भी हो सकते हैं। इंडिया में प्राइवेट कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 200 पीपल कैन बी शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। तो प्रोमोटर्स तो 200 होंगे नहीं, तो प्रोमोटर 2, 4, 5 होंगे, तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से मिलने जुलने वालों को शेयर्स दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की वो, या उनके मिलने वाले, जान पहचान वाले जिनको आप जानते हैं, उनको आप प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर बनाते हो। और जैसा मैंने कहा, इंडिया में मैक्सिमम 200 तक आप जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में हजारों लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड, कितने हो सकते हैं, और आप वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हो और कंपनी चलाते हो। तो वो ऐसी कंपनी जब पहली बार मार्केट में आती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और एक बार शेयर आ चुके उसके, अब दोबारा आ रही है, तो उसको एफपीओ बोलते हैं, मतलब फॉलो अप,
पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं। मतलब एक बार आ चुके हैं, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी दोबारा मार्केट में जा रही है और शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, उस पॉइंट पे भी आता हूँ, ब्रोकर्स का क्या रोल उस पर आता है। ये फॉलो अप होता है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए कि एक कोई बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है एएन कंपनी। कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10-10 रुपए के बनाए और कंपनी ने आईपीओ लेकर आई और उसको, उसके शेयर्स लोगों ने खरीद लिए। सपोज 10,000 लोगों ने एक एक शेयर, सबने, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन 10,000 लोगों ने एक एक शेयर खरीदे। तो आज की डेट में कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हो गए, 10,000 शेयर होल्डर्स हो गए। अब क्या होता है, अब ये कंपनी मान लीजिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो कैसे करे, जैसे आपका क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि सर कंपनी कैसा काम कर रही, ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, वो बात है। तो ये जो अमाउंट, ये जो है, ये 10 रुपए का एक शेयर जो डिसाइड किया, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। और ये बात सही है कि ये कंपनी के प्रोमोटर्स डिसाइड करते हैं। यस, कंपनी जब जो लोग इशू कर रहे हैं शेयर्स, वो उसकी फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब उसके चेहरे पे कितना लिखा हुआ है ना, कंपनी के शेयर के ऊपर कितना लिखा हुआ है, दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, और आज की डेट में जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है मार्केट में, 2 रुपए है, 5 रुपए। तो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे कंट्री में 1, 2, 5 और 10, ये 4 तरह की फेस वैल्यू के शेयर्स चलते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है होती है ये फेस वैल्यू, ये फिक्स, ये 10 रुपए है, लेकिन 1, 2, 5 भी हो सकती है। कुछ शेयर्स 1 रुपए के भी है, कुछ 2 के भी है, कुछ 5 के भी। आप ज्यादातर 10 रुपए के, ये कंपनी ने डिसाइड कर लिया। और ये, अच्छा, ऐसा नहीं कि कंपनी कर नहीं सकती। कंपनी अगर 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी चाहे कि इसको दो, बाद में 5-5 रुपए के 2 कर दे, वो भी कर सकती है। कंपनी चाहे 5-5 के, हर 1-1 रुपए के कर दे, तो कंपनी वो भी कर सकती है। इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट करना, है ना। ये स्प्लिटिंग कर, इन्फोसिस है, इन्फोसिस का शेयर पहले 10 रुपए का था, फिर उन्होंने उसको काट के 5 किया, फिर उसके बाद आई थिंक 2 या 1 रुपए है अभी, ऐसा कुछ है। तो वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को धीरे धीरे स्प्लिट कर सकती है। वो कोई ऐसी बात नहीं कि ये फिक्स ही रहता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो 10,000 शेयर होल्डर्स हो गए, और 10,000 शेयर होल्डर्स ने सबने 10-10 रुपए दे रखे हैं कंपनी को। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो कुछ लोग मार्केट में और हैं, ये कुछ लोग मार्केट में हैं, ये लोग भी कंपनी के शेयर्स खरीदने, इनके सबके मुंह में पानी आ रहा है, यार कंपनी अच्छा कर रही है, हम भी शेयर्स खरीदें। तो ये लोग इनको अप्रोच करते हैं जिनके पास शेयर है कि भाई तुम्हारे पास एएन कंपनी के शेयर है, हमें बेचोगे। तो ये कहते हैं कि इनको भी मालूम है कंपनी अच्छा कर रही है, ऐसा थोड़ी कि इन्हीं को मालूम है अच्छा कर रही है, इनको भी मालूम है। तो कहते हैं हाँ बेच तो देंगे, लेकिन हमने 10 रुपए का खरीदा है। ठीक है, हमने 10 रुपए का, हर्षित आई आंसर दैट क्वेश्चन लेटर, है ना। हमने 10 रुपए का खरीदा है, और वो कहते हैं कि हम ये 10 रुपए का शेयर जो हमने खरीदा है, ये 10 के बजाय मैं आपको 15 रुपए में दूंगा। तो ये कहते हैं भाई 15 में क्यों दोगे? बोला कंपनी अच्छा कर रही है, अगर मैं वो शेयर अपने पास रखूंगा तो मेरे को उसका फायदा मिलेगा। तो मैं आपको, जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास वो शेयर्स हैं, वो कहते हैं हम आपको हायर प्राइस पे देंगे, तो वो दूसरों को ज्यादा 15 रुपए में दे देते हैं। तो मार्केट में जब भी आप कोई शेयर खरीदते बेचते हैं तो वो छुप के डील नहीं होती है, वो सबको मालूम पड़ जाता है। तो लोगों को मालूम पड़ गया कि जो एएन कंपनी के शेयर हैं वो मार्केट में 15 रुपए के बिक गए। तो जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं वो कहते हैं यार अच्छा 15 के बिक गए, तो अब हमारे पास भी कोई आएगा तो हम 15 से कम में तो नहीं देंगे। अब और लोग भी खरीदना चाहते हैं, वो लोग गए, वो कहते भाई हमें भी दे दो शेयर, हम 15 में भी लेने को तैयार हैं। तो ये कहते हैं कि हम 15 में नहीं, मैं तो आपको अब 17 रुपए में दूंगा। तो अगर इनको लगता है कि 17 में लिया जा सकता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है 17 में दे दो। तो मार्केट में खबर फैल गई कि एएन कंपनी के शेयर जो 10 के थे वो 15 हुए, और 15 के 17 हो गए। तब इनके दिमाग में, बाकी के दिमाग में आता है यार शेयर के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, फायदा होगा अपने को।
तो ये कहते हैं कि अच्छा ये गया, बोले कि यार मैं 18 में लेने को तैयार हूँ। ये कहते हैं 18 नहीं, मैं तो 20 में दूंगा, तो शेयर के दाम 20 रुपए हो। कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। अगर किसी कंपनी के शेयर लिमिटेड होते हैं, मार्केट में अनलिमिटेड शेयर्स नहीं होते, पूरे बाजार के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ए एंड कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स, और अगर ये 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए 20,000 लोग खड़े हैं, अरे हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, तो क्या होगा, ये शेयर्स के दाम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मैं अभी इस पॉइंट पे आऊंगा, अभी मैंने बात खत्म नहीं की, मैं बेहद बेसिक चीज आपको जो बता रहा हूँ। इस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। आज मार्केट चल रहा है, मैं आपको लाइव बस अभी इतना ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ लाइव ये दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर दाम कैसे बढ़े। अभी एक सेकंड है, मैं जरा अपना अकाउंट खोल लूं, जो पासवर्ड वगैरह मुझे देना पड़ेगा, इसलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सर क्लास लीजिए शेयर मार्केट पे, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे मैं एक दिन में तो होगा नहीं, तो मैंने कहा चलो शुरुआत तो की जाए, थोड़ा सा बच्चों को बताया जाए। तो जैसे देखते हैं, अब जैसे ये मैंने एक अपना स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, ज़ीरोधा पे है, जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे कोई भी कंपनी ले सकता है। देखिए, कोई भी कंपनी जिसका आज की डेट में बहुत अच्छा दाम बढ़ रहा हो, मैं वो कंपनी लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है। ये साइट क्या दिखा रही है, ये साइट दिखा रही है कि किस कंपनी, टाटा स्टील के दाम देखिए आज 4% बढ़ गए। और ये पता है कितने शेयर आज खरीदे गए, ये देखिए, ये लिखा 1,77,66,020 शेयर आज की डेट में खरीदे बेचे गए। किस कंपनी के, सिर्फ एक कंपनी के, टाटा स्टील। और एक शेयर कंपनी का आज बढ़ के हो गया 1145। अब मैं अगर ये टाटा स्टील का चार्ट निकालूं कि टाटा स्टील के शेयर के दाम आज की डेट में कितने बढ़े, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस जगह ये कंपनी के दाम दिखाई, ये दिखा रहा है आज की डेट में 7% बढ़ गया भैया, 7.5%, 80 रुपए 35 पैसे आज की आज में दाम बढ़ गया, आज की आज। ठीक है, और अभी मैं बाकी चीजें इसके अंदर, इसका चार्ट, ये इंट्राडे चार्ट आज का। आज देखिए, जब ये मार्केट खुला तो ये दाम थे 1138 रुपए 35 पैसे, और ये बढ़ते 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 हो गए 1174 रुपए 13 पैसे गिरते हुए। जब ये कल अच्छा, ये जो बढ़ाया दिखाया है, ये चेंज कल की कीमत पे दिखाया, तो कल से आज तक 80 रुपए एक शेयर के ऊपर बढ़ गया, 80 रुपए 35 पैसे दाम बढ़ गया। तो अब मैं अगर आज की डेट में टाटा स्टील का शेयर खरीदना चाहूं, तो कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने बेचने वाले, और क्या दाम चल रहा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। टाटा स्टील, इसमें टोटल कितने शेयर्स हैं? सर BSE भी होता होगा ना, उसमें भी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा पॉपुलर है। अब ये आपने जो पूछा है कितने शेयर्स हैं, इसकी जानकारी थोड़ा सा आप होल्ड करें इस चीज को। ये मैं आपको एक मार्केट डेप्थ दिखाता हूँ। देखिए, आज की डेट में अभी जो सौदे लगे हुए हैं, जो बेचना चाहते हैं 6,70,000 के आसपास, ये जो शेयर दिख रहे हैं आपको लाल में, इतने शेयर लोग बेचने को तैयार हैं। ठीक है, इतने शेयर लोग बेचने को तैयार हैं, वो भी मैं बताता हूँ बेटा, एक एक चीज करके। और 38 लाख शेयर लोग खरीदने को तैयार हैं। तो मैं अगर ये पूरा खोलूं, तो मैं ये 20 डेप्थ, ये पूरी कहानी ये दिखा रहा है कि आज अभी इस समय मार्केट में 6,90,000 लोग शेयर लोग बेचना चाहते हैं। अभी 6,98,000 हो गए, 699 हो गए, बदलते जा रही है नंबर। अब 7,14,000 शेयर लोग बेचने को तैयार हो गए। और मार्केट में जो खरीदने वाले हैं, वो इतने शेयर खरीदने की, मतलब डिमांड कितनी ज्यादा है और बिकवाल कितने, 7 4 हाँ। तो आप ये देखिए 7 5 30 हाँ, 5 करीब 5 साढ़े 5 गुना से ज्यादा शेयर लोग खरीदना चाहते हैं।
मतलब आप ये मानिए कि अगर कोई कहता है कि मैं एक बेचना चाहता हूँ, एक मेरे पास एक शेयर है बेचने के लिए, तो 5 लोग खड़े खरीदने के लिए, ऐसी डिमांड है। अब दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। अब देखिए ये कहता है कि मैं 1180 रुपए में बेचूंगा। कितने शेयर मेरे एक, अच्छा ये आते कितने लोग हैं, जहाँ पे 1 है, 1 का मतलब एक ऑर्डर है और वो कह रहा है कि मेरे पास 200 शेयर है, 300 शेयर है, ये कह रहे हैं कि मेरे को इस रेट पे इतने शेयर खरीदना चाहते हैं। तो ये लोग वो बोली लगा रहे हैं जो खरीदना चाहते हैं और ये वो बोली लगा रहे हैं जो बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब ये शेयर जो है ये बहुत वोलेटाइल है, इसमें भयंकर डिमांड है इस शेयर की, लोग खरीदने के लिए बेताब है। और देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि दाम जो है वो कैसे बदल रहे हैं इसके। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, मैं तो अभी इसके शेयर की, मैंने इस कंपनी के शेयर टाटा स्टील के कल सुबह खरीदे। ठीक है, मैं अपनी आपको होल्डिंग दिखाता हूँ, इसके अंदर ये मैंने खरीदे शेयर। तो मेरे पास टाटा स्टील, ये शेयर्स हैं जो मैंने खरीदे हुए हैं, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील। तो ये रहे टाटा स्टील, मैंने ज्यादा नहीं, बड़ी मुश्किल 5-6 मैंने हिम्मत करके लिए, मैंने क्या पता नहीं कब नीचे आ जाए। तो मेरे को जब मैंने खरीदे थे, आज उसके एवरेज प्राइस है मेरी, मैंने कुछ शेयर 900 के आसपास खरीदे थे, फिर कल कुछ ज्यादा में खरीदे, एवरेज प्राइस आ रही है 1017 रुपीज की। अभी वो दाम हो गए 1174, और मैंने जब से खरीदे तब से अभी तक करीब करीब 15.5% का इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ, ज्यादा नहीं है, 11 ही शेयर। ठीक है, मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं खरीद रखे, किसी किसी कंपनी के ज्यादा है, किसी के कम है। तो दिस इज व्हाट शोज व्हाट द प्राइसेस आर चेंजिंग। जैसे एक कंपनी के दाम शेयर मैंने खरीदे थे, उसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिक के, मैंने कहा ये बजाज इलेक्ट्रिक अच्छा चलना चाहिए। तो आप बजाज इलेक्ट्रिक के अगर आप देखें तो जो मैंने खरीदे थे वो खरीदे थे 968 रुपीज पे, अभी 1120 रुपए है, और इसके ऊपर करीब करीब 15% का एक शेयर में मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने इंडिया मार्ट खरीदा था और ये शेयर्स मेरे पास, एक शेयर 8,000 8,500 का है, अब वो 7.5 का हो गया, उस पर मेरे को करीब करीब 4,000 का लॉस भी हो रहा है। ये दिस इज माइनस फिगर, ये लॉस हो रहा है। तो ये मार्केट में चलता रहता है। ठीक है, वे समटाइम यू हैव अ प्रॉफिट, समटाइम यू हैव अ लॉस। तो ज्यादातर प्रॉफिट वाले हैं। अब जैसे PHGL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसके अंदर एक शेयर 6,300 का है, इसके ऊपर मुझे 6.5% के रिसीव से करीब 2,000 रुपए का इसमें मुझे लॉस हो रहा है। परसिस्टेंट कंपनी एक है, इसके ऊपर मुझे 2,600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये शेयर जो है एक शेयर 1,942 रुपए का है। तो व्हाट आई कुड सी इज दिस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में इस ढंग से चीजें आती हैं। तो लेट अस गो अहेड विद दैट एंड मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब, पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि शेयर के दाम कब बढ़ते हैं। शेयर्स के दाम तब बढ़ते हैं जब आपको उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है, लोगों को सबको अच्छा लगता है, तो लोग खरीदने के लिए बेताब होते हैं। तो जो बेचना चाहते हैं, अभी खरीदने के लिए 38 लाख शेयर्स हैं, बेचने के लिए सिर्फ 7 लाख के आसपास। तो नेचुरली दाम बढ़ेंगे, तो इन शेयर्स के दाम आपके बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। हाँ शिवानी, ऐसे ही हुआ है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ये चीजें ऐसे ऐसे चलती रहती। तो ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो फेस वैल्यू होता है जितने में कंपनी ने इशू किए, और एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जो बाजार का रेट चल रहा है। जो मैंने अभी आपको शेयर दिखाया रिलायंस टाटा स्टील के, वो है मार्केट प्राइस। अब जैसे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि वो शेयर्स कितने होते हैं, तो मैं आपको रिलायंस की बात कर रहा, उसकी टाटा स्टील की बात कर रहा था, वो उसकी मैं आपको एक बार और बात कर लेता हूँ। ठीक है, वो मार्केट में चल रहा है। अब मैं अगर यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ टाटा स्टील। आपने मुझसे पूछा है कि टाटा स्टील के टोटल कितने शेयर्स हैं। अब मैं टाटा स्टील की एक काम करता हूँ, एनुअल रिपोर्ट खोलता हूँ। ठीक है, आपको वो दिखाता हूँ कि हिस्टोरिकल डाटा, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं एनुअल रिपोर्ट ले आता हूँ। ये एनुअल रिपोर्ट
कंपनी के पिछले साल की, इस साल की भी एनुअल रिपोर्ट अभी तो नहीं आई है, परफॉर्मेंस आया तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आ गई। अभी मैं हर्षित उस पे नहीं जा रहा हूँ, कैश प्राइस फ्यूचर्स ऑप्शंस पे, क्योंकि सब नए बच्चे हैं, है ना, ये सबको इतना नहीं मालूम है। अभी बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, वो बहुत आगे की चीजें हैं। अभी सब चीजें मैं बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगा, दे डोंट नो मच। ठीक है, तो ये कंपनी के हाइलाइट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 206 पे। तो आपने पूछा है ना कंपनी के कितने शेयर्स है, तो मैं आता हूँ पेज। ये कंपनी ने अपना पूरा परफॉर्मेंस बताया, एनुअल रिपोर्ट है। कंपनी अपने बारे में बता रही है कि पिछले साल उसने क्या किया क्या नहीं किया। 206 पेज पे मैं डायरेक्टली आता हूँ। तो ये 206 पे मैं आया। तो आपको पहले तो मैं आपको इस कंपनी की, आप सब 12th के बच्चे हैं तो आपको सबको मालूम है, मार्केट प्राइस बेटा मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। वो मार्केट में मैंने बताया ना, जैसे 10 रुपए का शेयर था, एक ने कहा मैं 15 में खरीदने को तैयार हूँ, वो 15 में, तो मार्केट प्राइस 15 हो जाएगा। कोई नहीं खरीद रहा और बेचने वाला परेशान है, बिक जाए बिक जाए बिक जाए, तो अभी वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि मार्केट प्राइस गिर कैसे है ना, वो आपको फिर से दिखाता हूँ चीज। तो व्हाट आई वाज सिंपली ट्राइंग टू से इज, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने इसके बारे में पूछा था। ओके एक सेकेंड, ये आपको थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, इस पे हम जानते हैं, है ना। दिस इज देयर, ये हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी की, शेड्यूल नंबर 17, नोट नंबर 17 में मुझे जाना पड़ेगा, एंड पेज नंबर 266, इस पे मैं आ जाता हूँ 266। अच्छा ये 266 कुछ और ही है। हाँ, अब ये कंपनी के आपने पूछा कितने शेयर्स हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ, इसको सेबी कंट्रोल करता है। सेबी पूरे स्टॉक मार्केट की मॉनिटरिंग बॉडी, SEBI उसकी स्पेलिंग है, SEBI। वो सेबी देखता है ना, सेबी देखता है कि मार्केट के अंदर कोई कंपनी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। ये रिपोर्ट आप एनुअल रिपोर्ट यूट्यूब पे हमारे गूगल पे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली सब पे मिल जाती है। अब ये देखिए, ये नोट्स दिया हुआ, आपने पूछा इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, तो मैं आपको देखिए, ये जो कंपनी की बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, आपको कंपनी के शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर ऐसे बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई, तो वो भी आप देख लीजिए क्या क्या चीज इसके अंदर है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, वी हैव वन समथिंग कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज माने कंपनी इतने शेयर मैक्सिमम इशू कर सकती है। कंपनी ने इशू कितने किए और लोगों ने कितने ले रखे। तो अभी हमारा मतलब ये सब्सक्राइब कैपिटल से, जो मार्केट में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो आपने पूछा है कितने शेयर्स हैं कंपनी के, तो कंपनी के दो तरह के शेयर्स हैं। एक तो पार्टली पेड अप है ना, मतलब कंपनी के 10 रुपए के शेयर अभी कंपनी ने सारे पैसे नहीं लिए हैं, फुल्ली पेड अप नहीं है। पार्टली पेड अप क्या है, फुल्ली पेड अप क्या है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है दूसरा। तो जब हम फुल्ली पेड अप की बात करते हैं, तो कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं। ये नंबर कितना है मैं आपको लिखता हूँ, 1 1 2 6 4 8 9 680, और एक शेयर कंपनी का टाटा स्टील 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपए। तो ये कितना हो गया, 64 लाख, 1 है ना, 112 करोड़, 1 अरब 12 करोड़, 64 लाख, 89,680, इतने शेयर्स इस कंपनी के। ऐसा नहीं सब कंपनी के इतने ज्यादा होंगे, किसी के कम भी हो सकते हैं, तो कम भी होंगे और भी इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कंपनी ने टोटल इतने शेयर्स जो हैं इशू कर रखे हैं, जो 112 करोड़ 64 लाख 89,680 शेयर्स। अब इसमें से आज की डेट में इतने शेयर्स में से 112 करोड़ों में से सिर्फ 38 लाख शेयर मार्केट में बेचने को लोग तैयार, खरीदने को तैयार है, और बेचने के लिए और कम है, 7 लाख ही देना चाहते हैं। बाकी लोग मार्केट में बेचना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें तो रखे रहना।
अच्छा, ये पैसा चाहिए कंपनी को, कंपनी जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको जितना ज्यादा पैसा चाहिए उस हिसाब से वो उतने शेयर इशू करती है, ठीक है, उस हिसाब से वो शेयर इशू करती है। एक चीज मुझे आपको और जो दिखानी है वो दिखानी है डाउनफॉल, है ना, कंपनी के जो शेयर्स के दाम जब गिर, आपने पूछा राइज के ऊपर जो पूछा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसकी सारी नॉलेज एक दिन में दे पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन तो दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ और सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और सब लोगों को बहुत जानकारी भी है ना, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ब्रह्मा के वही बात खत्म हो जा रही है, सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो जैसे मैं आपको एक टाटा स्टील की बात कर रहा था, देखिए अभी दाम इसके कंपनी के 1172 रुपए के आसपास जुड़ रहे हैं, उस समय भी थे। अब देखिए ये 1172 रुपए 5, 1172 रुपए 25 पैसे हो गए, फिर 72 हो गए, फिर 5 पैसे हो गए, 10 पैसे हो गए, 15 हो गए, तो ये कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं और लगातार ये चेंज हो रहा है। तो ये अब देखिए 70 73 हो गया, देखा आपने दाम कैसे बढ़ रहा है। अब 72 था, 72 रुपीज था, 72 से 72.1 आया और ये दाम आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि कैसे प्राइसेस उसके चेंज हो रहे हैं। ये कैसे आप 73 हो गया, 73 से 25, 73 रुपए 40 पैसे, 55 हो गया, 30, अब 30 और 25 और 55 इसके बीच में झूल रहा है। आप देखिएगा हम ध्यान ध्यान कैसे, मैंने खरीदने वाले कह रहे हैं हम ज्यादा में खरीदने को तैयार हैं, तो बेचने वाले भी कह रहे हैं हम भी ज्यादा में बेचने को तैयार हैं। ये बेचने के लिए तैयार हो गए, 73 रुपए 70 पैसे में बेचना चाहता है ये 73 74, अब ये 40 हो गए, है ना। आप दिस इज हाउ प्राइस कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द डे, और पता चला दोपहर में 2-3 घंटे बाद प्राइस कहीं की कहीं पहुंच जाती है ना। तो ये दिस इज प्राइस मूवमेंट, इसको कहते हैं प्राइस मूवमेंट। 10 रुपए फेस वैल्यू है जो कंपनी ने अपने शेयर, अब ये गिर गए, है ना, 73 रुपए से 50 पैसे, 73 50, 70 to 95, दिस इज द मूवमेंट। ये फिर 73 पे आ गए, अब 10 हो गए, फिर से वो है ना। ये चेंज आप देख रहे हो, ये चेंज हो रहा है मार्केट, ठीक है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सी सही प्राइस होगी कौन सी गलत प्राइस होगी। अब मैं आपको एक चीज वो दिखाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि प्राइस कंपनी की गिर रही है। ये आप देख रहे हैं 72 के आसपास घूम रहा है शेयर कंपनी का, और ये धीरे धीरे चेंज भी आएगा इसके अंदर, लेकिन एक टाइम ऐसा एक कुछ कंपनीज होंगी जिनके दाम गिर भी रहे होंगे। तो मैं आता हूँ इसी पे एनएससी की साइट पे, और एनएससी की साइट पे आके होम पे आता हूँ। होम पे मैं देखता हूँ किस कंपनी के बिगेस्ट, टाटा, देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा जिसके दाम बढ़ रहे हैं। अब देखिए सुबह अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था 4% कुछ बढ़े थे, अब 5.5 6.5% दाम बढ़ गए, है ना। देख रहे हैं आप दाम कैसे बढ़ रहे हैं। और उसी ग्रुप की एक दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर जिसके 4% दाम गिर गए, 4% दाम गिर गए। तो मैं अब टाटा कंज्यूमर का खोलता हूँ, लेट मी शो यू फॉर टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर में मैं जाता हूँ, टाटा कंज्यूमर की ये देखिए, टाटा कंज्यूमर में अभी भी गिरते हुए दाम पे भी खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वालों से। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको ये लग रहा है कि कंपनी आगे, ये इतने लोग बेचने, इतने शेयर बेचने के लिए हैं, इतने शेयर आज मार्केट में खरीदने के लिए लोग बैठे हैं, तो अभी भी खरीदने वाले ज्यादा हैं। तो आप दाम देख रहे हो इसके 62 66, ये है, तो ये 62 80 75 ये कह रहा है, बेचने वाला कह रहा है मैं 626 80 में बेचूंगा, खरीदने वाला कह रहा है मैं 50 में खरीदूंगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। खरीदने वाला कह रहा है 50 में देते हो, 50 पैसे में 35 पैसे का डिफरेंस है, 10 पैसे का डिफरेंस है ना, 20 पैसे के डिफरेंस से सौदे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है, 10-10 5-5 पैसे के हिसाब से रेट में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए थोड़े से दाम बढ़ गए, 26 तक चल रहे थे, 27 हो गए। तो ये सब फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट के अंदर, और दिस इज हाउ मार्केट में ये जो चेंजेस हैं हम जो देखते हैं, ये चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये एक मैंने आपको आज थोड़ा सा एक बेसिक चीजें देने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक चीजें मिल जाए। और अगर हम और कंपनी देखें, हीरो मोटोकॉर्प जिसकी उम्मीद थी आज इसके वो कल खुला था मार्केट के दाम बढ़ेंगे, तो ये हीरो मोटोकॉर्प तो नीचे चला गया, है ना, ये दाम गिर गए इसके। तो आज अगर हम ये देखें, अच्छा फिर क्या होता है, ये निफ्टी जो स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी और सेंसेक्स, ये बाद में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ मैं। होता क्या है कि मार्केट के अंदर करीब करीब 3,000 4,000 3,500 के आसपास कंपनी है जिनके शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, 3,000 3,500 के आसपास। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इन 3,000 में से 30 कंपनियों का एक बास्केट बनाया हुआ है जिसको सेंसेक्स कहते हैं। 30 कंपनियों का एक बास्केट है और ये 30 कंपनियों के शेयर्स को ये सेंसेक्स कहते हैं। तो 30 कंपनियों के सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये 30 कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस में जो चेंज आता है, इस चेंज को वो अपना बताते रहते हैं। ठीक है, तो इस चेंज को बताते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसेक्स। इसी ढंग से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स है उसको कहते हैं निफ्टी। निफ्टी। और निफ्टी में 50 शेयर्स उन्होंने कंपनियां छाटे हुए। इन 3,500 में से इन्होंने 50 कंपनी के शेयर छाटे हुए। तो सिर्फ ये 50 कंपनी के शेयर के बेसिस पे हम कहते हैं सेंसेक्स ऊपर चला गया या निफ्टी ऊपर चला गया है, सेंसेक्स नीचे आ गया है, निफ्टी पूरा मार्केट नहीं होता है। ये सिर्फ 50 शेयर आते हैं जो 30 शेयर थे और ये 30 शेयर होते हैं। कभी कहते हैं ना आज स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, निफ्टी इतना नीचे आ गया। अरे निफ्टी कैसे नीचे आ गया? मतलब इन 50 कंपनियों के शेयर्स के दाम में नीचे आ गया। तो इस चीज को हम कैसे देखते हैं? इस चीज को हम कैसे देखते हैं? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मार्केट है हमारा, ठीक है, मार्केट में गया मैं, तो मार्केट के अंदर ये निफ्टी दिया है, निफ्टी 50 यहाँ हम देख रहे हैं। तो निफ्टी के, अभी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी 50, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो नाम मैं नीचे दे रहा हूँ, ये निफ्टी की 50 कंपनियों के दाम है। तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट के ऊपर, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज की डेट में अभी आज इसमें से जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी में, उसके अंदर एडवांस मतलब 34 कंपनियों के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं और 14 कंपनियों के शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कभी कभी ऐसा दिन होता है, किसी दिन सब के सब 50 की 50 कंपनियों के दाम रेड में होते हैं और इसके अंदर एक भी नहीं होते, सबके दाम गिर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 की 50 के दाम बढ़ रहे होते हैं। तो जब ऐसा होता है 50 के 50 बढ़े, उस समय निफ्टी एकदम से दाम निफ्टी तेज हो जाता है और जब ये गिर रहे होते हैं गिर जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझसे है कि ये सर क्या ये फिक्स रहती है 50 कंपनियां? फिक्स नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हर महीने के एंड में इन 50 कंपनियों को में चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है? इसका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से चेंज कर रहता है, उस क्राइटेरिया के बाद कभी बाद में। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इनमें से ये सब कंपनियां हैं 50, और ये जो 50 दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इसमें टाटा स्टील आज सबसे ज्यादा तेजी से दाम बढ़ रहा है, 6% के आसपास, और उसका इतना शेयर 67 रुपीज बढ़ गया शेयर। फिर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसके 2.5% बढ़ गए। तो इन दोनों में डिफरेंस देखा आपने? टाटा स्टील करीब करीब 6% बढ़ा है और ये सिर्फ 2.5% बढ़ा है। फिर ये 2.3% बढ़ा। भारती है ना, एयरटेल वाले कंपनी का शेयर दाम बढ़ा है। हिंडाल्को, ये सब वो कंपनियां हैं जिनके दाम आज बढ़ रहे हैं। और अगर मैं इसी में नीचे आऊं, ये ऊपर से बढ़ते हुए में, इसी में अगर मैं नीचे आऊंगा तो नीचे लाल आ जाएगा, ये गिर रहा है, ये सब गिरती हुई कंपनी। इसके अंदर टाटा कंज्यूमर गिर गया, ठीक है, करीब करीब 4% से। ये सबसे ज्यादा गिरा है, वो टाटा कंज्यूमर गिरा है इन 50 में से। हीरो मोटोकॉर्प ये करीब करीब 2.5% ये गिर गया। बजाज ऑटो गिर गया। जितने भी ऑटो कंपनीज हैं, आइशर मोटर्स देख रहे हैं आप, मतलब हिंदुस्तान में आज की डेट में जितने ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके सबके दाम शेयर्स गिर रहे हैं। और जितनी स्टील कंपनी, मेटल कंपनी है, उनके दाम बढ़ रहे हैं आज, उनके मेटल। ये कुछ दिखाता है, ये इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट क्या करता है, इसकी बात थोड़ा सा कभी और, ठीक है। ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। टाटा स्टील के दाम बढ़ गए, हिंडाल्को एल्यूमिनियम बनाती है, उसके दाम बढ़ गए,
ठीक है, JSW जिंदल स्टील के दाम बढ़ गए, ठीक है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए ये ऑटो कंपनी जिसके दाम गिरने की वजह बढ़े, ठीक है, ये अल्ट्रा अल्ट्रा कैम, ये आई थिंक सीमेंट बनाने की कंपनी है, इसके दाम बढ़ गए। कोल इंडिया कोयले की कंपनी, इसके दाम बढ़ गए। आईटीसी के दाम बढ़े, आईटीसी जो आप जानते हैं आईटीसी कंपनी के सब प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये सब जो है दिस इज, इससे लोग इकोनॉमी का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, ठीक है। उसमें क्या है, स्टील कंपनी उसके दाम बढ़ रहे हैं, है ना, चाहे टाटा स्टील हो चाहे जिंदल स्टील हो, नामी कंपनी जिंदल स्टील, टाटा स्टील, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज। तो इस हिसाब से हम इन चीजों को देखते हैं। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं दे सकता हूँ अभी 5 मिनट और, तो वो है कंपनीज का परफॉर्मेंस। अगर आपको जानना हो तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी पड़ती है। ओके, एक दो क्वेश्चन जो मैं अभी ले सकता हूँ कम टाइम पे, और ज्यादा चीजें हैं। इनके शेयर्स यही साइट से परचेज हो जाते हैं? नहीं, ये इसकी ट्रेडिंग कैसे करते हैं और शेयर मार्केट से कमाया कैसे जाता है वो भाई आज नहीं डिस्कस हो पाएगा। एक बच्चे ने पूछा सर हम शेयर मार्केट से कैसे कमा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बात कर सकता हूँ। सर बट हाउ लिस्टेड कंपनीज आर आउट? ओके, देयर इज अ क्राइटेरिया। नहीं, आउट नहीं, लिस्टेड कंपनीज तो 3000 लिस्टेड कंपनी है, सारी के सारी लिस्टेड कंपनी में शेयर्स डील करेगी स्टॉक मार्केट। वो निफ्टी सेंसेक्स में उनका जरूरी नहीं है, उसमें तो सिर्फ 40, 50 और 30 कंपनी है। तो वो उनका क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में जो बैठती है उनको रखते हैं, जो नहीं होता उसको निकाल देते हैं। तो सर हाउ डू वी गेट टू नो दैट दिस इज द राइट टाइम परचेज और सेल? ठीक है सर, कैसे पता खरीदने सेल कब कौन हो? इनको परचेज कहाँ से करते हैं? 50 कंपनी परमानेंट नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया सर। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज निफ्टी एंड व्हाट इज सेंसेक्स। सर हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट? अच्छा, ये सब जो आपके क्वेश्चंस हैं विच इज रिलेटिंग टू, ये हम शेयर्स में कैसे डील कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, ये एक पूरा इसको डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा। इसके कई क्राइटेरिया होते हैं और हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके भी कई सारी चीजें होती हैं, कई क्राइटेरिया होते हैं, तो उनके बाद में मैं बताऊंगा। अभी आज मैंने आपको सिर्फ इतनी कोशिश की है बताने की कि हाउ व्हाट दिस मार्केट इज, ये मार्केट कितना वॉलेटाइल है। इस मार्केट के अंदर जो अच्छा काम कर रहा है उसको बहुत नाम हो जाता है ना। इसका कंपनी को फायदा नहीं मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है। जैसे आप कहेंगे कि आज मेरे शेयर के दाम 10 हैं, मैंने कोई 10 रुपए का शेयर इशू किया और मार्केट में दाम उसके बढ़ के 20 हो जाते हैं, तो उससे मुझे नहीं फायदा है, लेकिन जिन्होंने मेरे शेयर्स खरीदे उनको फायदा है। तो जब उनको फायदा होगा तो वो मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम होगा और मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी। दिस इज हाउ हैपन। कुछ समय पहले इंडिया में एक बहुत बड़ा वो हुआ था, स्कैम हुआ था, ठीक है, और वो राजू करके था, और क्या नाम था उसका कंपनी का, एकदम दिमाग में उतर रहा है। एंड अब वो कंपनी टेक महिंद्रा हो गई है ना। एंड उस कंपनी सत्यम में जो स्कैम हुआ था, वो स्कैम के पीछे यही रीजन था। स्कैम में सत्यम के पास, सत्यम का जो वो राजू करके जो उसका प्रमोटर था, उसके पास हार्डली 8% शेयर थे, और उसने 5-6% बैंक को गिरवी रख के लोन ले रखा था। तो एक्चुअल ओनर वो जो था वो 2-3% शेयर का था। उसको बहुत डर था कि मेरे को इस पोजीशन से लोग हटा देंगे, कि कहेंगे तुम्हारे पास 2-3% है, तुम हटो, कोई दूसरा डायरेक्टर बन जाएगा सत्यम का, मेरी कंपनी का। तो वो उसने अपने बुक्स में मैनिपुलेशन किया, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया, और मैनिपुलेट करके वो दिखाता था कि मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है। और वो इतना उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिल गए थे जो उसकी बुक्स को ऑडिट करते थे, उन्होंने भी उसके साथ वो उस घपले में इन्वॉल्व थे। तो वो दिखाता था बहुत मिल गई, और उसने अपने आप को इतना बढ़िया ब्लू चिप कंपनी कहलाती थी। ब्लू चिप माने वो जो कंपनी इन निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में आती है उनको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। और वो ब्लू चिप कंपनी, और वो रेपुटेशन की बात है कि आपकी गिनती इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हो रही है, टॉप 30 में हो रही है, तो एक रेपुटेशन की बात। तो ब्लू चिप कंपनी बन गई थी, और वो नेशनल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क में भी उसके शेयर्स लिस्टेड थे। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज नहीं है, कुछ ही कंपनीज हैं जिनको शेयर्स इंटरनेशनली, जिनके शेयर्स लोग खरीदते बेचते हैं, जो न्यूयॉर्क में बिकते हैं, है ना। इंडिया की बात ही छोड़ दी। तो सत्यम वाज वन ऑफ दोस कंपनीज। तो जब उसका फ्रॉड एक्सपोज हुआ
ठीक है, तब पता चला कि कितना इसने इसके अंदर मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो इसीलिए आजकल अकाउंट्स के अंदर एक सब्जेक्ट आ गया है, नया ब्रांच आ गया जिसको कहते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक माने जो फॉरेंसिक होते हैं ना, जहाँ की मर्डर ऑर्डर होता है, मर्डर हो जाए तो आप खून की जांच करना, बाल से देखना, उसको कहते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो धब्बों से, हाथ के निशान से, खून से, इस सब से एनालाइज करते हैं कि मर्डर कैसे हुआ, किसने मर्डर किया। तो वो फॉरेंसिक उनको बोला जाता है जो बहुत डीप में जाके जांचते हैं। तो इंडिया में फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके एक अभी पॉपुलर है बहुत, और इसमें भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले मिला था, उसने 12th किया कॉमर्स से, वो लॉ किया उसने बाद में, और वो दिल्ली में एक वकील के यहाँ काम कर रहा है। उसका काम है सिर्फ फ्रॉड देखने का, क्योंकि वो अकाउंट जानता है वो। तो वो सिर्फ अकाउंट्स में लोग फ्रॉड क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे केसेस को देखता है। तो ऐसे भी हो गया कि फ्रॉड लोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कुछ ऐसी बात हुई जैसे आप नकल करके पास हो रहे हैं, आपको नहीं आता, आपने टीपा टापी करके नकल करके आपने नंबर ले आए, जिससे नंबर तो आपके बहुत अच्छे आ गए, और आपको दिखा रहे हैं और कितना बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट बच्चा, और इसके तो 90% आ गए, लेकिन आप 90% वाले हैं नहीं। तो कंपनीज भी ऐसे फ्रॉड करती हैं, और उसकी जांच के लिए एक अलग से लोग एक्सपर्ट्स बन गए हैं जो उस चीज की जांच करते हैं कि किसने फ्रॉड किया, और जिससे उसमें जेल हो जाती है, उनको उसमें सजा देते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीजें अलग है। तो कहने का मतलब है कि, और ये क्यों करती हैं कंपनीज, जिससे कि उनके दाम, शेयर्स के दाम ऊपर ऊपर रहे, और जिससे मार्केट में लगे कि यार कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, और लोगों का, जिसको हाँ विंडो ड्रेसिंग, यस परफेक्टली, जिसको हम विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आप ये समझिए कि जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं, और शोरूम में बाहर से कांच में, है ना, मैनिक्विन्स खड़े रहते हैं ना, कपड़े वपड़े पहना के ऐसे स्मार्ट से दिखते हैं, और आप कपड़े टंगे रहते हैं, उनको दिख के यार दुकान के अंदर क्या कितना अच्छा मटेरियल है। अंदर जब आप दुकान में जाते हैं तो यू डोंट फाइंड देम, आपको लगता है इतना अच्छा सामान ही नहीं इनके पास, बाहर तो बहुत अच्छा सजा रखा है, अंदर नहीं है। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। आप खिड़कियां तो आपने अच्छी सजा रखी, लोगों को इंप्रेशन रहा है कि दुकान अच्छी है, सामान वामान अच्छा है, लेकिन अंदर नहीं है। तो कंपनीज भी अपने अकाउंट्स बुक्स को विंडो ड्रेसिंग करती है टू फूल पीपल, है ना, लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा हमारी, लेकिन ऐसा है नहीं। और वो जब इसके लिए भी मैंने जैसे आपसे कहा कि काम हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं। और जो दूसरे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के थे कि वो कब हम खरीद सकते हैं, कब सही समय है, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और हम कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, उसको थोड़ा सा हमें बाद में भी देखना पड़ेगा। मैंने आज आपके सामने सिर्फ एक सरफेस स्क्रैच किया है, थोड़ी बहुत जानकारी दी है। आपके मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आगे की डिसाइड करूंगा कैसे लेना है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होगा। कुछ हर्षित को मालूम है तो वो कुछ आगे के क्वेश्चंस पूछ रहा था, लेकिन मैं नहीं अभी सारे एड्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए सबको। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस, जैसे हिमांशु तुमने पूछा प्राइस डिसाइड होता है, वो डिमांड सप्लाई, सिंपल, जो आपने इकोनॉमिक्स में 11th में पढ़ा हुआ है कि डिमांड सप्लाई, जिसको खरीदने के लिए लोग ज्यादा तैयार होंगे और ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे, उसके दाम बढ़ते जाएंगे। और जब कंपनी को बेचने वाले लोग ज्यादा, अच्छा मान लीजिए किसी कंपनी के मेरे पास शेयर्स हैं और मुझे लग रहा है वो कंपनी ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगी, तो मैं कहूँगा यार निकालो इसको, बेचो, तो मैं कम दाम में बेचने को तैयार हो जाऊंगा। तो दाम नीचे आ गया, मैं कम में, मैंने 10 का खरीदा, मैं 8 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मार्केट में हो गया भैया 10 का शेयर 8 का हो गया। तो जो दूसरा खरीदने वाला है, अच्छा दाम गिर रहे हैं, तो दूसरे जो खरीद रहा है वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो अब और कम में खरीदूंगा, मैं तो 7 में खरीदूंगा, और मैं अगर 7 में भी बेच देता हूँ तो और दाम गिर गया। तो प्राइसेस जब गिरने लगते हैं तो जैसे कहते हैं ना स्नोबॉल, जैसे पहाड़ी से लुढ़कता है, तो जब मार्केट में घबराहट आती है तो एकदम से खर खर कर नीचे आता है और गिरते जाता है। और जब मार्केट में वो आता है तो somebody has to stop it, किसी ना किसी को फॉल रोकना पड़ता है। तो कुछ लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके पास खूब पैसा है, वो मार्केट में जाते हैं, कहते हैं दाम गिर रहा है उसको रोक दो, वो रोकने की कोशिश करते हैं, अगर उनमें इतनी ताकत है तो रोक देते हैं। उनको बेयर्स बोलते हैं ना उनको, जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में दाम नीचे जाएंगे उनको बेयर कहते हैं। बेयर्स माने भालू। भालू क्या क्या तरीका होता है, भालू चीजों को नीचे पटकता है। और एक होता है बुल, है ना, बुल जो है ना सांड जिसको कहते हैं, वो हमेशा चीजों को ऊपर उछालती है।
तो बेयर्स एंड बुल्स कहलाते हैं। तो कुछ होते हैं बेयर्स और कुछ होते हैं बुल्स। तो ये वो लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर ऊपर नीचे का खेल खेलते हैं। तो ये है। तो अभी एक सीरियल आया था कुछ समय पहले हर्षद मेहता पे, स्कैम 19। यस सर, एक अभिषेक बच्चन का भी है अभी। हाँ, अभिषेक बच्चन का भी आया है, तो वो तो मैं देखना नहीं है, लेकिन आपको भी मुझे देखना है। तो ये सब चीजें जो है, इनसे आपको काफी कुछ आइडिया भी लगेगा कि हाउ द मार्केट प्लेस। और फिर एक गुरु मूवी भी आप देखिए, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा। सर हर्षद मेहता देखा थोड़ा सा। तो देखा था, ठीक है ठीक है। यस सर। सर स्कैम ऐसे ही होता है ना, प्राइस बढ़ा के। हाँ, स्कैम भी उसने मार्केट से पैसा लेके स्कैम भी किया। तो आपको तो ये सारा पैसे का खेल है। आज अगर आपके पास जितने पैसे हैं, मैं मार्केट में खरीदते जाऊं, शेयर्स में दाम लगाते जाऊं, मान लीजिए मेरे पास खूब पैसा और मैं किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदते जाऊं और मार्केट से और ऊंचे दाम पे खरीदते जाऊं, तो मैं खुद अपने बूते पे उस कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ा सकता हूं। तो कुछ लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, प्राइसेस एक्चुअल में नहीं बढ़ रहे हैं, वो बढ़वा रहे हैं। तो दो लोग बढ़ गए, मैं आपको बेच रहा हूँ और आपसे खरीद रहा हूँ। तो ऐसे, तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी की नजर रहती है। कुछ लोग मार्केट को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, वो देखते रहते हैं। लेकिन उसके अब तो ये जब हर्षद मेहता का हुआ था, तब इतना सेबी स्ट्रॉन्ग था नहीं। सेबी के पास कुछ पावर नहीं थे, सारा काम कंप्यूटराइज नहीं था, बहुत सारी कमजोरियां थी। अब तो मार्केट बहुत एफिशिएंट हो गया है, काफी कुछ चीजें सुधर गई हैं। पहले बहुत फ्रॉड होते थे, बहुत सारे स्कैम्स होते थे। तो सेबी इज देयर यस टू प्रोटेक्ट। और इसका बेनिफिट क्या है सर? ये 10 रुपए क्या है? 10 रुपए फेस वैल्यू है बेटा, फेयर, जिस कंपनी ने बांटा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, और आप क्वेश्चंस मुझे देंगे तो हम आगे की बात करते हैं, एंड देन वी सी टू इट। और आप बताइए, आप और कुछ चीजें हैं जो आप? सर मुझे वो थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट में शॉर्ट सेलिंग, अच्छा ठीक है, वो मैं अलग से बता दूँ। और क्या चीजें? एनीथिंग एल्स?